टर्की ने जो है वो एंटी क्रूज मिसाइल भी लॉन्च किया है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? ये बेसिकली तैयारियां 2023 के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 2023 के बाद इनका जो माहिदा लौज़ान था उसकी 100 साल मुद्दत पूरी हो जाएगी। उसके बाद टर्की एक इंडिपेंडेंट स्टेट के हवाले से जिस तरह आपने बताया पाबंदियाँ इन पर लगाई गई थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ग्रीस का और टर्की का जो मसला चला है ये 1923 के बाद से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये पहले सारे इनके अंडर थे, टर्किश एम्पायर के अंदर थे। उसके बाद इन्होंने मुस्लिम जो वहाँ पे थे, जो टर्किश थे वहाँ पे ग्रीस के अंदर रह गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमार बिन आज़म, आपका होस्ट प्रोग्राम शोआए उम्मीद से, और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ वोकल। व्यूअर्स, जो पिछला जुमातुल मुबारक गुजर गया उसको टर्की की तारीख के अंदर एक बहुत ही यादगार और खुशगवार जुमे की तरह से याद किया जा रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है कि 86 साल के बाद मस्जिद आया सोफिया के अंदर नमाज जुमा की अदायगी की गई। पूरा वेस्टर्न मीडिया जो है वो इस चीज़ के ऊपर वावेला कर रहा था। आखिर उनके वावेला करने की क्या वजूहात थी, ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ कि आया ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, इनकी क्या वजूहात थी, और जो 100 साला एक मुआहदा हुआ था टर्की के दरमियान में और जो जंग अजीम अव्वल के फातिह थे उनके दरमियान जो अब ख़त्म होने जा रहा है, जिसकी वजह से टर्की को उसका जो एक सल्तनत उस्मानिया का खात्मा था वो उनको पोजीशन उनकी वापस मिलने जा रही है, और वो यूरोपियन और वेस्टर्न मीडिया के लिए और उन ममालिक के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड कि ये जो मामला सारा स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था जंग अजीम अव्वल से, जिसको हम आलमी जंग अजीम भी कहते हैं। 1914 से लेके 1918 तक कमोबेश 4 साल तक ये जंग जारी रही थी। इसका आगाज यूरोप से हुआ था, और इस जंग के दौरान जो दोनों तरफ से ममालिक थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। फॉर एग्जाम्पल कि जो एक तरफ इत्तेहादी ममालिक की फहरिस्त है उनमें बरतानिया, फ्रांस, सर्बिया, रूसी बादशाहत, जबकि बाद में इनके साथ इटली, यूनान, रोमानिया और अमेरिका जैसे ताकतवर तरीन ममालिक शामिल हो गए थे। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो उस तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया और तुर्की, जिसको उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। डेफिनेटली इसके अंदर सल्तनत उस्मानिया सबसे ताकतवर तरीन थी, जिसको जंग अव्वल जंग अजीम के अंदर जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसको माहिदा लौज़ान कहा जाता है। ये स्विट्जरलैंड के एक शहर में हुआ था। इस माहिदे के तहत जो है वो टर्की को 100 साल के लिए सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया था, और उनके ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी, जिनमें जो मेन थी, जैसे टर्की को जो है वो सल्तनत उस्मानिया को बॉस्फोरस जो उनका एक समुद्री रास्ता है वहां से जितने भी बहरी बेड़े गुजरेंगे उनको वहां से टैक्स लेने से रोक दिया गया था। अरबी जुबान पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी। इसके साथ साथ टर्की को ट्रेड करने से भी रोक दिया गया था, और सबसे जो अहम कि पूरे टर्की के अंदर जितनी भी मादनियात या इस तरह की चीजें होंगी टर्की उनको 100 साल से पहले ना यूज कर सकता है ना निकाल सकता है। अब जबकि 2023 के अंदर वो मुआहदा जो 100 साल का था वो खत्म होने जा रहा है, तो इसराइल एक बहुत बड़ी रुकावट है इसके अंदर, और उसकी नींदें हराम हुई हैं। और उसके साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके इंटरेस्ट हैं इसराइल के साथ, वो तमाम तर जो ममालिक हैं इस सूरत हाल से परेशान हैं। तो आज हमने पॉसिबल हमारे से हो सका, हमने इसके ऊपर रिसर्च की, जो हमें पॉसिबल क्वेश्चंस समझ आ रहे थे वो हम लोगों ने निकाले, उनके ऊपर रिसर्च करके आज हम अपनी जो वो एक रिसर्च है वो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। और ये सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना उवैस अहमद, जो रहीम यार खान इस्लामिया यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं अब बगैर ताखीर के उनकी तरफ चलता हूं और इसके ऊपर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सर मैं अपना पहला क्वेश्चन आपसे पुट करता हूं कि सर, जिस तरह के मैंने बैकग्राउंड दे दिया, तो सर सबसे पहला जो सवाल हमारे जहन में आता है कि टर्की जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है उसके लिए ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी की आप क्या समझते हैं?
ये टर्की के जिस तरह इनका खिताब उस टाइम है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, एक तरफ इनके ब्लैक सी आता है जिस साइड पर इसराइल आता है और दूसरा मेडिटेरियन सी की तरफ यूरोप आता है, तो टर्की बीच में। ये पूरी दुनिया, न सिर्फ टर्की के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस का ये एक एरिया है, क्योंकि जितनी आपकी ट्रेड है बॉस्फोरस का आपने बताया वो सारी इस रास्ते से गुजरती है। 20% तक जितनी जहाज़ हैं दुनिया की वो इस रास्ते से मूव करती हैं। तो ये स्ट्रेटेजिकली वॉरफेयर के हवाले से भी और ट्रेड के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सर, एक टर्की ने जो है वो एंटी क्रूज मिसाइल भी लॉन्च किया है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? ये बेसिकली तैयारियां 2023 के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 2023 के बाद इनका जो माहिदा लौज़ान था उसकी 100 साल मुद्दत पूरी हो जाएगी। उसके बाद टर्की एक इंडिपेंडेंट स्टेट के हवाले से जिस तरह आपने बताया पाबंदियाँ इन पर लगाई गई थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान के हवाले भी इसमें नाम आ रहा है कि इसको हेल्प की गई है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग बन रहा है, उसके आगे चल के मज़ीद हम बात करेंगे इस पर। लेकिन यहाँ पे इस हवाले से जो क्रूज़ मिसाइल बनाया इस पर इसराइल को बहुत ज़्यादा इस पर वो खदशात हैं, ख़तरात हैं, क्योंकि उनके हवाले से उनकी जो ग्रेटर इसराइल के उनका एक ड्रीम है उसको परसू करने के लिए बहुत बड़ी रुकावट बनेगा। अच्छा सर, इसके साथ साथ एक और सवाल जो हमारे जहन में आता है कि ग्रीस और साइप्रस ये दो ऐसे मुल्क हैं जो जिनका बॉर्डर टर्की के साथ लगते हैं और पहले भी इनकी कुछ इख्तलाफात सामने आते रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर भी छेड़ाछाड़ी इनकी चलती रही है। तो अगर हम इन दोनों मुल्कों का मुवाजना करें तो ये इस काबिल नहीं है कि टर्की से ये लड़ सकें। तो आप क्या समझते हैं कि इनको इसराइल की सपोर्ट है और इसराइल इनको सपोर्ट क्यों कर रहा है? बेसिकली ग्रीस का और टर्की का जो मसला चला है ये 1923 के बाद से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये पहले सारे इनके अंडर थे, टर्किश एम्पायर के अंदर थे। तो उसके बाद इन्होंने मुस्लिम जो वहाँ पे थे, जो टर्किश थे वहाँ पे ग्रीस के अंदर रह गए, वो टर्की के अंदर नहीं आए 1903 के बाद। तो इन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा मजालिम वहाँ पे ढाए गए। जो मसाजिद थी उनको पोर्नोग्राफी थिएटर्स और इस अडल्ट थिएटर्स के अंदर कन्वर्ट किया गया, वहाँ उनको बार्स बना दिया गया और इस तरह की इन्होंने बहुत सारी हरकत की। इवन अभी तक जिनका कैपिटल है ग्रीस का, वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है। तो इस हद तक ये अगेंस्ट हैं टर्किश के, इस हद तक ये अगेंस्ट हैं मुस्लिम्स के। तो ऑब्वियसली जब बॉर्डर आप शेयर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स तो होती हैं, चाहे आप छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो। अगर आप एक साइड से जंग लड़ेंगे तो आपको इतनी मुश्किलात नहीं होगी, लेकिन अगर इसराइल भी बात कर रहा है आपके अगेंस्ट, आप ग्रीस से भी बात कर रहे हैं जहाँ पे, और तीसरा साइप्रस आ गया, जब तो वो आपकी अटेंशन तीन तरफ चली जाती है, तीन तरफ अटेंशन डाइवर्ट होगी। सेम एज इट इज़ ये इंडिया के साथ भी इस तरफ इस टाइम यही मामला तय हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम होगी। टर्किश इस वजह से इसको थोड़ा सा इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, इसराइल के जो इत्तेहादी हैं उनकी हमने बात कर ली, जिसमें आपने बताया है कि टर्की को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है कि उनकी जो अटेंशन है वो तीनों तरफ बॉर्डर के चली जाएगी। तो सर अगर हम टर्की के अलाइज की बात करें तो उनके अंदर अभी सुनने में आ रहा है कि एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें पाकिस्तान, ईरान, टर्की के साथ आ रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। बेसिकली इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का ड्रीम है परसू कर रहे हैं, वो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे आप देख सकते हैं 1947-48 के अंदर यहाँ पे ये आए, उसके बाद ये 10% से अभी 70 to 80% ये लोग उस पर सारी जगह पे हब्स कर चुके हैं, और मुस्लिम जो आबादी है वो दिन ब दिन कम करते जा रहे हैं। तो इनकी लेबनान की तरफ या दूसरे जितने भी इनके इजिप्ट की तरफ इनकी जितनी भी सरहदें लगती हैं, तो ये सारी की सारी उन पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इवन मक्का तक, ये मक्का से पीछे तक इनकी वो ग्रेटर इसराइल की जो बना रहे हैं वो सारी की सारी वहाँ तक आती है। तो ये जो ब्लॉक पाकिस्तान, पाकिस्तान, टर्की और ईरान का है, ये तीन ममालिक अभी तक इनके कंट्रोल में नहीं आए। इजिप्ट को कंट्रोल कर चुके हैं, लेबनान को, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पे इनकी सरहद है, टर्की इसराइल की, लेबनान की और इजिप्ट की। वो पहाड़ी इलाके पे ये 1970-80s के अंदर ही कब्जा कर चुके हैं। अब ऑब्वियसली जब आप ऊपर बैठे हैं तो आप दोनों तरफ बेहतर तरीके से अटैक कर सकते हैं। तो इन्होंने इसको परसू करने के लिए नाजायज़ तरीके से इन्होंने उस पर कब्जा किया, और ट्रंप ने 2019 में आके इनको बताया है कि जी हम आपके साथ हैं, आप ही इसके वो हैं। तो ये ब्लॉक जो पाकिस्तान, टर्की और ईरान का बन रहा है, ये कंट्रोल में नहीं आ रहे इनके। तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ये ईरान इनके कंट्रोल में नहीं है। टर्की अब ऑब्वियसली जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाए इकनॉमिकली और उसमें हर लिहाज से IMF के अंडर नहीं है वो, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट करेंगे आने वाले दिनों में। इनके जो ग्रेटर इसराइल का ड्रीम है उसको परसू करना इतना आसान नहीं होगा इन तीनों की वजह से। जी व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि इस वक्त अगर हम उम्मत मुस्लिमा की बात करें तो टर्की एक ऐसा मुल्क है कि जो IMF के नज़रिए से बाहर है, और शायद यही वजूहात हैं कि उन्होंने अपने मुल्क को इस कदर पावरफुल कर लिया है कि वो किसी के भी, ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न ममालिक हैं, जो इसराइल के इत्तेहादी हैं,
उनके कब्जे से भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। और वो कोशिश, अब वो यही चीज़ उनकी परेशानी है कि हम इस टर्की जो मुल्क है ये जो यकदम से ऊपर आ रहा है, और 2023 के बाद ये मजीद इसकी जो पावर्स हैं वो मजीद इंक्रीज हो जाएंगी, तो इसको हम कैसे काउंटर कर सकें। तो सर यहाँ पर अभी जिस तरह ईरान का जिक्र हुआ, सर चंद हफ्ते पहले एक इसराइल ने एक स्पाई सैटेलाइट ईरान में भेजी है सर्विलियंस के लिए। तो सर इसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें वजाहत करें कि आखिर जो है वो इसराइल ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। इसराइल इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर रहा है, क्योंकि ये BBC के एक नुमाइंदे हैं, उनको ये एक खबर मिली कि इसराइल का जो ईरान का जो न्यूक्लियर है और क्या क्या उसको है जहाँ पे अपना न्यूक्लियर वॉरहेड्स का सारा काम कर रहे हैं, वहाँ पे इनके अटैक हुआ। उन्होंने इनको खबर दी, लेकिन ईरानी मीडिया ने और जो ईरान के थे उन्होंने सुप्रीम लीडर उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि हमें पता है किसने अटैक किया है। मतलब उन्होंने माना कि अटैक हुआ। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें पता है किसने किया और हम इसको काउंटर करेंगे। उसके बाद साथ ही इसराइल ने सर्वेलेंस ये सैटेलाइट भेजी है। इसराइल ने ये सारी चीज़ें इस वजह से कर रहा है कि ईरान को दबाया जा सके, टर्की के ऊपर नज़र रखी जा सके, पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखी जा सके, क्योंकि पाकिस्तान के भी आपने लेटेस्ट देखी होंगी, पाकिस्तान जो एटॉमिक आपकी सुपरमेसी है और उसकी कंट्रोल है, उसमें आपकी जो आपकी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से कैरी आउट करने में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपने दुनिया के सारे ममालिक को काटा है और बहुत अच्छे स्कोर्स वहाँ पे किए हैं। इतना अभी तक किसी ने स्कोर नहीं किया था। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें वो उन लोगों के लिए बहुत परेशानी की हामिल है। तो इसी वजह से सैटेलाइट्स और ये सारी चीज़ें से ये काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनके लिए ख़तरा जो मज़ीद बढ़ेगा वो इस वजह से बढ़ेगा क्योंकि पाकिस्तान, ईरान, टर्की और जो दूसरा ब्लॉक बन रहा है चाइना और रशिया के साथ, इनके इत्तेहादियों के अंदर इनके पास ऐसे मिसाइल्स इस टाइम मौजूद हैं, ये सैटेलाइट्स को हिट कर सकते हैं। तो इनके लिए, इसराइल के लिए फिर वही बात आती है कि इनका जो परसू करने का ड्रीम है ग्रेटर इसराइल का और ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने का, जिसके लिए काम भी कर रहे हैं। इंग्लिश को इन्होंने बनाया, ग्लोबल लैंग्वेज बना रहे हैं, और जितनी आपकी रिसर्चेस आती हैं, जो कुछ आता है वो सारा इंग्लिश में आता है, ताकि वन लैंग्वेज हो, वन गवर्नमेंट हो, IMF के इदारे, वर्ल्ड बैंक के इदारे, आपकी मोनेटाइजेशन, मॉनेटरी पॉलिसीज़ कंट्रोल है सारी, आपकी हर चीज़ वो एक तरफ से आएगी। तो इस सारी चीज़ों को परसू करने के लिए जो जितना ब्लॉक बनेगा ये बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात क्रिएट करेगा। जितनी मर्जी ये सैटेलाइट्स बनाएं, जो मर्जी करें, इनको काउंटर करें। टर्की, पाकिस्तान और ईरान ये इस वक्त ग्रेटर इसराइल की तरफ जो है सबसे बड़ी रुकावट समझे जा रहे हैं। अच्छा सर, जल्दी से इसके ऊपर रोशनी डालें कि आफ्टर 2023 जो बॉस्फोरस का एरिया है, जो एक समुद्री रास्ता है, वो ट्रेड और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से टर्की के लिए कितना इंपॉर्टेंस है? मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा इसका बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इसमें 20% ऑफ वर्ल्ड, जितनी इसकी जनास हैं, जितनी भी इसकी खाने पीने की तहसील है, वो इस रास्ते से होती है। तो स्ट्रेटेजिकली एक तरफ इसके यूरोप बैठा हुआ है, वॉरफेयर के हवाले से भी, इकोनॉमिकली आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि 20% पूरी दुनिया का जब यहाँ से इस खिते से गुजर रहा है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। और वॉर के हवाले से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट खिता है। लेकिन इसने, टर्की ने अब क्या किया है, इन्होंने 45 जो किलोमीटर की एक बना रहे हैं कैनाल नहीं, उसमें इन्होंने वो बॉस्फोरस का जो एरिया है, क्योंकि ये उस साइड पर जाकर लगता है यूरोप वाली साइड से, तो इन्होंने कोशिश की है कि हम लोग अपना एक नया सेफ पैसेज बनाएं ताकि बेहतर तरीके से चीज़ों को कैरी आउट किया, जैसे कि इनके कंट्रोल में रहें चीज़ें। इसी वजह से इन्होंने क्रूज मिसाइल का वो जो एक्सपेरिमेंट किया है, ताकि अपनी जो समुद्री हदूद हैं उनके डिफेंस के लिए, उनको बेहतर तरीके से चीज़ों को कैरी आउट करने के लिए, इस ग्रीस का, साइप्रस का, इसराइल का जो रोल है उसको एलिमिनेट करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर वो कैनाल बन जाती है जब ये इन्होंने 2023 के बाद, तो टर्की को इकोनॉमिकली रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक सुपर पावर के तौर पर भी सामने दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट एरिया है। अच्छा सर, एक सबसे अहम क्वेश्चन जो अभी लास्ट टाइम भी कुछ टाइम से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी गर्दिश कर रहा है और टर्की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, और उन्होंने पाकिस्तान को और ख़ुद और मलेशिया को ऑफ़र किया है कि हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक चैनल लॉन्च करते हैं जो इंटरनेशनल मीडिया, इस्लाम और इस तरह के जो ममालिक हैं उनके ख़िलाफ़ जो मनफी प्रोपोगंडा करता है उसको काउंटर करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि आया ये वाकई ही इतना इम्पोर्टेंस का हामिल है, और क्या इससे उम्मत मुस्लिमा का कोई फ़ायदा होगा? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तैयब उर्दगान साहब ने ये अगर इनिशिएट कर लेते हैं हम लोग पाकिस्तान और मलेशिया के साथ मिलके, क्योंकि पाकिस्तान का थोड़े से इश्यूज़ इस वजह से आते हैं कि हम सऊदीज़ के साथ भी हैं, तो सऊदीज़ की जो इंटरेस्ट है वो यूरोप के साथ या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ या US के साथ बहुत ज़्यादा अलायंस इनके टाए हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान को इन्होंने पिछली दफ़ा इनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे भी जाने से रोक दिया था, जो टर्की, मलेशिया वगैरह की हुई थी। तो उस वजह से इन्होंने अभी तक उनको हाँ नहीं की, लेकिन अगर ये हो जाता है
तो उसको काउंटर करने के लिए प्रोपेगेंडा पिछले 20 साल से ये किया जा रहा है। 9/11 के बाद से इन्होंने स्टार्ट किया। मुस्लिम्स को इन्होंने हमेशा इनकी मूवीज़ उठा के देख लें, इनके प्रोग्राम्स उठा के देख लें, हर जगह मुस्लिम्स को टेररिस्ट और दूसरी जगह दिखाया जा रहा है। इन्होंने इतना ब्रेन वॉश कर दिया अपनी आवाम को कि कहीं भी मुस्लिम्स का अगर खुदा न ख्वास्ता वो मसला होता है या कोई मुस्लिम्स को शहीद किया जाता है तो ये लोग खुश होते हैं कि चलो कम हो गया, बेहतर हो गया, अच्छा हुआ। इस हद तक उनकी इंसानियत, उनकी ह्यूमैनिटी ख़त्म कर दी। इन्होंने हमें इतना नेगेटिव पोर्ट्रे किया है हम लोगों की हर चीज़, और हमने इस प्रोपेगेंडा को समझा नहीं। 5th जनरेशन वॉर जिसके बारे में ISI बार बार बात कर चुकी है, भारत ने भी हमारे खिलाफ ये स्टार्ट किया। तो अगर ये चैनल बन जाता है, हमारी जितनी भी अरबिक में इसकी ट्रांसलेशंस हों, हमारी इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशंस हों, और दूसरी जितनी इनके वेस्टर्न वर्ल्ड के, उनको हम ये दिखाया जाए कि मुस्लिम्स ये नहीं है जो मुस्लिम्स को ये दिखाया जाता है इनकी मूवीज़ में। या हम जिस एर्थरुल ड्रामा बनाया, इन्होंने बहुत सारा वेस्टर्न वर्ल्ड में इनका इमेज बिल्कुल इन्होंने चेंज किया है। बहुत सारे लोग मुसलमान हुए हैं इस ड्रामे को देखने के बाद, उनको नज़र आया कि किस तरह इन्होंने किया, सारी चीज़ें काउंटर की। तो ये टर्की इस तरफ लेके जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए, तो जिनका मनफी प्रोपेगेंडा, जो सारा कंट्रोल इनका मीडिया इसराइल का, उससे थोड़ी सी एक ब्रेक मिले और लोगों को सच्ची खबरें मिलना शुरू हों। जी व्यूअर्स, तो ये जिस तरह वैस साहब ने बताया है कि ये चैनल इसलिए भी इम्पोर्टेंस का हामिल है कि जो एज आ मुसलमान उम्मत मुस्लिमा हमारा जो वेस्टर्न मीडिया है जो हमें नेगेटिव पोर्ट्रे करता है अराउंड द वर्ल्ड, एक तो उसको हम काउंटर कर सकते हैं, और हम अपने जो औसाफ हैं, जो हमारे लोग हैं जो पुराने, जिन्होंने सही इस्लाम को फॉलो किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, उनका जो हमें एक पॉजिटिव चेहरा है, एक पॉजिटिव रोल है, जो बेसिकली इस्लाम सही मानों में इस्लाम है, हम उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे प्रोग्राम का, फिर हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि सर आप टर्की को किस तरह समझते हैं कि वो ग्रेटर इसराइल जो एक इसराइल का ख्वाब है, और अभी भी अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड को वही कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी एक मोनोपोली है इस पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन अभी वो इससे भी आगे जाना चाह रहे हैं। तो सर बीइंग अ पाकिस्तानी, आप कैसे देखते हैं कि टर्की और टर्की के जो एलाइज हैं वो किस तरह बहुत बड़ी रुकावट है ग्रेटर इसराइल के लिए? बेसिकली दज्जाल का फितना, दज्जाल के बारे में आप लोगों ने सारों ने सुना है, जानते भी हैं आप लोग। तो ये दज्जाल के पैरोकार हैं। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बहुत गौर से पढ़ा, उनको देखा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीस को नाउज़ुबिल्लाह काउंटर करने के लिए इन्होंने वो सारी चीज़ें कैरी आउट कर रहे हैं। तो इसराइल अकेला सारा कुछ नहीं कर रहा, ऑब्वियसली इसके साथ उसके इत्तेहादी हैं, पैसा इनके पास है, ज्यूज़ की कंट्रोल में सारी इकॉनमीज़ और सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो इसलिए जो पाकिस्तान का, टर्की का और उम्मत मुस्लिमा का रोल होगा वो हदीस के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान, सारी जितनी इस खित्ते से ये जंग लगेगी, सारा यहाँ से लोग जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें को काउंटर करने में बहुत तकलीफ देंगी, और इसी वजह से इनकी नज़र भी इस खित्ते के ऊपर है। जहाँ तक टर्की का सवाल है, टर्की अकेला कुछ नहीं कर सकता, टर्की के अलायंस हैं। हदीस के अंदर ये बात बार बार वाज़े की गई है कि 2 अलायंस बनेंगे, एक ज्यूज़ के साथ क्रिश्चियंस होंगे जो दज्जाल के साथ होंगे, एक जो मुसलमानों का फ़िरका होगा वो ईसाइयों के साथ मिलके वो जंग लड़ेगा। तो अगर आप उन हदीस को देखें तो इस टाइम जर्मनी, आपका रशिया और चाइना और काफ़ी सारे इस तरह जो क्रिश्चियन ममालिक भी हैं वो इस ब्लॉक में आ रहे हैं, जो पाकिस्तान, टर्की और ईरान के साथ, इस वाले ब्लॉक में चाइना के साथ, रशिया के साथ ये अटैच हो रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे अब नज़र आ रहा है, चीज़ें नज़र आ रही हैं, जहाँ तक कैरी आउट हो रही हैं, तो ये जो होंगे इनका ब्लॉक उस दूसरे ब्लॉक US, इसराइल और जो UK वगैरह, इनके अगेंस्ट ये ब्लॉक लड़ेगा, क्योंकि इनमें क्रिश्चियंस भी हैं, हदीस में बार बार वाज़े किया गया। तो ये चीज़ें बहुत लंबा एक वास्ट टॉपिक चला जाएगा, इस पर इंशाल्लाह हम अगले आने वाले दिनों में इस पर ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी छोटी सी एक एफ़र्ट है आप तक ये सारे मामलात या इंफॉर्मेशन पहुँचाने की, अपनी रिसर्च के मुताबिक वो हम लोगों ने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, जो हम ये आपके सामने लेकर आए हैं। तो व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको आप मैक्सिमम प्रोमोट करें, ताकि बहुत से लोग जिनको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो उनको एटलीस्ट एक ओवरव्यू ज़रूर मिले। तो हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो, जो अपकमिंग वीडियो है, उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि चाइना और अमेरिका, इनके दरमियान एक जंग का माहौल बना हुआ है, और इंडिया और इसराइल ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं, और क्या चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, ये सारे इनका जो एक ब्लॉक बनने जा रहा है, इनका ख़ास तौर पे एशिया के हवाले से जो सब कॉन्टिनेंट एशिया है इसके अंदर क्या रोल होगा, और पूरी दुनिया के ऊपर जो इसके क्या असरात जो है वो मुरतब होंगे। तो व्यूअर्स, मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।
हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मौसूल हो सकें। मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।